नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज़ के चैनल पर बैंक वैन रॉबरी। यह है पार्ट 29। अब आगे। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। उसकी जेब में मुश्किल से 100 रुपये बाकी थे। उसकी योजना अनुसार ठाकुर तक पहुंचने के लिए वे कतई न काफ़ी थे। उस कठिन घड़ी में उसे नीलम की याद आई। वह कनॉट प्लेस के पोस्ट ऑफिस पहुंचा। नीलम का चंडीगढ़ का टेलीफोन नंबर उसे याद था। उसने उस पर ट्रंक कॉल बुक करवाई जो 5 मिनट में लग गई। नीलम सौभाग्यवश उस समय अपने फ्लैट पर ही थी। हेलो, वह बोला। विमल बोल रहा हूँ। पहचाना? उसने नीलम के मुंह से हैरानी भरी सिसकारी सुनाई दी। विमल, वह बोली। विश्वास नहीं होता। विश्वास कर लो। 1 साल गुजर गया। एक पूरा साल। इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है। ये बातें भी होंगी। मेरे मतलब है, अगर तुम चाहोगी, लेकिन पहले वह बात सुन लो जिसकी वजह से मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। बोलो। मैं तुम्हें एक बार दुल्हन के लिबास में देखना चाहता हूँ। सिर्फ लिबास में देखना चाहते हो, दुल्हन नहीं? विमल ने जवाब नहीं दिया। ओके, नीलम बोली। कहाँ? दिल्ली में, फ़ौरन। आधे घंटे में रवाना हो जाऊंगी। क्या करना होगा? दिल्ली आकर कनॉट प्लेस में स्थित अलका होटल में पहुंच जाना। वहां एक स्वीट बुक करा लेना। कोशिश करना कि स्वीट पहली मंजिल पर हो। उन्हें कहना कि तुम्हारा पति काम से रास्ते में ही कहीं अटक गया है, वह बाद में आएगा। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, मैं बहुत खस्ता हालत में हूँ। वह भी ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू। मुझसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमसे मुलाकात कहाँ होगी? विमल ने उसे अपने फतेहपुरी के होटल का पता बता दिया और बोला। ओके, मैं फ़ोन बंद करता हूँ। बाकी बातें मुलाकात पर। एक बात और सुनो, नीलम व्यग्र स्वर में बोली। बोलो। विमल बोला। मैं तुम्हें याद करती हूँ। विमल ने केवल एक गहरी सांस ली और धीरे से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसके मस्तिष्क में महात्मा बुद्ध के शब्द गूंज गए। यह संसार एक नियत जलते हुए घर के समान है। यहाँ सुख की कल्पना भी करना अपराध है। धन करतार, उसके मुंह से निकला। नीलम फतेहपुरी के बस रास्ते से होटल पहुंची तो चकाचौंध हो गई। वह वही जरी की साड़ी, लाल चूड़ा, कीमती कुंदन सेट, 2 भारी कड़े और 12 चूड़ियाँ पहने थी जो विमल ने 1 साल पहले चंडीगढ़ में खरीदकर दिए थे। केवल नथ वह नहीं पहने हुई थी। विमल के कमरे में आते ही उसने अपने हाथ थामा। छोटा सा सूटकेस हाथ से निकाल जाने दिया और झपटकर विमल से लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब विमल ने उसे जबरन अपने से अलग किया तो देखा कि नीलम की आंखें नम थीं। कैसी हो? विमल ने पूछा। ठीक हूँ, नीलम धीरे से बोली। तुम कैसे हो? वैसा ही हूँ जैसा हमेशा था, धोबी के कुत्ते जैसा, न घर का न घाट का। ऐसे शख्स जैसा जो आसमान से गिरकर खजूर में ही ना अटका और ज़मीन पर भी ना पहुँचा। मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम कभी चंडीगढ़ आओगे, लेकिन तुम तो ऐसे बिछड़े कि फिर कभी दिखाई ना दिए। लेकिन अखबार में मेरे कारनामों की दास्तान तो पढ़ने को मिल ही जाती होगी। मुझे उन बातों पर विश्वास नहीं या चाहती हो कि काश ये बातें सच ना होती। छोड़ो, कैसे बुलाया? बताता हूँ। सूटकेस में क्या है? तुम्हारे कपड़े। विमल ने सूटकेस खोला। भीतर एक शानदार सूट, एक सिल्क की कमीज, सिल्क की टाई, सोने की चैन वाली घड़ी, गन मेटल की अंगूठी, एक टाइपिन, रुमाल, जुराबे और जूते मौजूद थे। विमल ने रगड़कर सेव की, स्नान किया और वे कपड़े पहन लिए। नीलम मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। क्या देख रही हो? विमल बोला। इतने खूबसूरत हो तुम। नीलम बोली।
शहजादे लग रहे हो और कैसा बेहुदा हुलिया बनाकर रहते हो। मैडम जी, विमल गहरी सांस लेकर बोला, खूबसूरत लगने से सलामत रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वह कुछ क्षण खामोश रही और फिर अपना बैग थामते हुए बोली, रुपए मेरे बैग में हैं, पूरे 90,000 रुपये। क्या? विमल हैरानी से बोला, एक साल में तुमने उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया? नहीं। क्यों? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। विमल ने गौर से उसकी तरफ देखा। तुम गलत समझ रहे हो। नीलम का चेहरा लाल हो गया। मैं कॉलगर्ल का धंधा छोड़ चुकी हूँ। तुमसे अलग होते ही छोड़ दिया था। ओह सॉरी, विमल बोला। तो गुजारा कैसे चलता है? बस चलता है। विमल खामोश रहा। फिर वे दोनों वहाँ से निकले और एक टैक्सी पर सवार होकर अलका होटल पहुँचे। पहली मंजिल पर 2 नंबर स्वीट उन्हें मिला था, एकदम ठाकुर के स्वीट की बगल में। किस्सा क्या है? नीलम ने उत्सुक स्वर में पूछा। सच सच बता दूं? विमल बोला। हाँ, बगल के कमरे में एक दूसरा मायाराम बाबा मौजूद हैं और तुम उसकी भी वही गत बनाना चाहते हो जो तुमने मायाराम बाबा की बनाई थी, उससे भी बुरी। तुमने चंडीगढ़ में मुझसे कोई वादा किया था, याद है? याद है। मैंने वादा किया था कि मैं मायाराम की जान नहीं लूँगा और मैंने अपना वादा निभाया था। मैंने उसके केवल हाथ पांव तोड़े थे। और इस बार क्या करोगे? अभी कोई फैसला नहीं किया, देखते हैं क्या होता है। नीलम खामोश रही। ठाकुर सोच रहा था कि या तो नशे ने उसकी अक्ल खराब की हुई थी या फिर वह पागल हो गया था। विमल ना हुआ चलता फिरता हुआ प्रेत हो गया जो उसे जगह जगह दिखाई दे रहा था। पहले वह उसे हिप्पी की टोलियों में दिखाई दिया, फिर वह वर्दीधारियों पोस्टमैन उसे विमल जैसा लग रहा था और नीचे डाइनिंग हॉल में अपनी नई ब्याही दुल्हन के साथ बैठा एक ऊंचे घर का कुलीन नौजवान उसे विमल लग रहा था। डाइनिंग हॉल से वह मीना को साथ लेकर सीधा अपने स्वीट में आ गया था और उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। बेडरूम में आकर उसने कपड़े उतारे और पलंग पर लेट गया। उसके कहने पर मीना ने भी अपने कपड़े उतारे और पहलू में आ लेटी। ठाकुर ने राख खुरेदकर नीचे दबी आग को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन राख के नीचे भी राख थी। आग कहीं नहीं थी तो उसके लिए नहीं थी। हारकर ठाकुर ने करवट बदल ली। उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसकी आंखों के आगे विमल का चेहरा फिर जाता था। पता नहीं वह कितनी देर आंखें खोले कभी बेडरूम की छत को और कभी दीवारों को ताकता पलंग पर पड़ा रहा। उसकी बगल में मीना सोई पड़ी थी। सुबह होते ही वह न केवल यहाँ से कुछ कर जाएगा, ठाकुर ने सोचा, बल्कि वह किसी तरह से अपनी बगल में लेटी इस बर्फ़ के टुकड़े से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। तभी खिड़की की तरफ से एक हल्की सी खटखट की आवाज़ हुई। उसने फिर सिर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा तो उसके नेत्र फट गए। खिड़की खुली हुई थी। उसमें से विमल भीतर दाखिल हो रहा था। नहीं, यह सच नहीं था। शायद उसे नींद आ गई थी और वह सपना देख रहा था। उसने ज़ोर से आंखें मिचमिचाई और फिर खिड़की की तरफ देखा। नहीं, वह सपना नहीं देख रहा था। सच ही कमरे के भीतर खिड़की के सामने विमल खड़ा था। ठाकुर के छक्के छूट गए। वह पलंग पर से नीचे फर्श पर लुढ़क गया और पागलों की तरह तकिए के नीचे पिस्तौल टटोलने लगा। पिस्तौल उसके हाथ न आई। कहाँ गई पिस्तौल? यहीं तो रखी थी उसने। तभी छलांग मारकर विमल उसके सिर पर पहुंच गया। ठाकुर की यह देखकर घिघियाई बंध गई कि उसके हाथ रिवॉल्वर थी और उसकी नाल ठाकुर की खोपड़ी की तरफ तनी हुई थी। पिस्तौल? पिस्तौल कहाँ गई? अब कहीं भी गई हो, अब यह उसके किस काम की थी? मोटे मुच्छल हरामजादे, विमल दांत पीसकर बोला। उठकर खड़ा हो जा। ठाकुर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उस वक्त उसे यह भी याद नहीं रहा था कि वह कपड़े नहीं पहने हुए था। अपने मोटे थुलथुल शरीर और
सिक जैसी पतली टांगों के साथ विमल के सामने खड़ा वह हास्यास्पद लग रहा था। विमल, विमल, ठाकुर यूँ बुदबुदा रहा था जैसे भगवान का नाम जप रहा हो। हाँ, विमल बोला, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं खड़ा तेरे सामने। तुम मरे नहीं? नहीं मरा, इसलिए नहीं मरा ताकि तुम्हें मार सकूं। विमल बोलो। विमल रिवॉल्वर की नाल से उसकी तोंद को टहकता हुआ बोला, माल कहाँ है? माल एकदम सुरक्षित है, ठाकुर बोला। विमल, मुझ पर गोली मत चलाना, मैं ईमानदारी से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें लौटा दूंगा। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे पूरा माल चाहिए। विमल, मुझ पर इतना जुल्म मत ढाओ। मैं सुना नहीं तूने? मैंने कहा मुझे सारा माल चाहिए। बोल कहाँ है माल? और विमल ने फिर उसकी तोंद में रिवॉल्वर गड़ाई। विमल, ठाकुर हाँफता हुआ बोला, मेरी बात तो सुनो। तभी विमल को हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा आवाज़ मीना के गले से निकली थी। वह जाग गई थी और उसके हाथ से अपने एक वक्ष के आगे चादर दबोचे विस्फारित नेत्रों से विमल की तरफ देख रही थी। तुम जिंदा हो? वह फुसफुसाई। तुम जिंदा हो? दाता की मेहर है, विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, वरना तुमने तो मुझे जहन्नुम रसीद करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी। मुझे मजबूर किया गया था। मीना कहर भरी निगाहों से ठाकुर की तरफ घूरते हुए बोली, इस कमीने कुत्ते ने मुझे मजबूर किया था, लेकिन अब बहुत सह चुकी मैं। अब मैं और नहीं सहूँगी। यह ले कमबख्त। एकाएक मीना के दूसरे हाथ में वह पिस्तौल प्रकट हुई जो ठाकुर इतनी देर से तलाश कर रहा था। ठाकुर और विमल के कुछ भी समझ पाने से पहले मीना ने ठाकुर पर गोली चला दी। गोली ठाकुर की कनपट्टी पर लगी और वह कटे वृक्ष की तरह फर्श पर ढेर हो गया। यह क्या किया तुमने? विमल हक्का बक्का सा उसका मुंह देखता हुआ बोला। बहुत अच्छा किया, मीना बोली। अब मुझ पर इतनी मेहरबानी करो, जरा देखकर बताओ कि यह मर गया या जिंदा है। विमल ने एक निगाह ठाकुर के फर्श पर पड़े शरीर पर डाली और फिर मीना को संबोधित हुआ, माल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मीना बोली। फिर भी तुमने इसे मार डाला, यह जानने बिना कि इसने माल कहाँ छुपाया था? तुमसे थोड़ी देर भी इंतजार ना हुआ? मीना खामोश रही। माल इसने कहाँ छुपाया है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या कहीं और? मुझे नहीं मालूम। यहाँ यह अपने साथ माल लाया था? नहीं, लेकिन उदयपुर से तो माल कार में लादकर चला होगा। हाँ, तो माल इसने जयपुर में ही छुपाया होगा। कहाँ छुपाया था इसने माल? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम तो हर वक्त इसके साथ थी। मुझे नहीं मालूम इसने माल कहाँ छुपाया है, मैं हर वक्त इसके साथ नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और विमल को अपना नाम लेकर पुकारती हुई नीलम की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मीना भयभीत स्वर में पूछा। विमल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। नीलम बगुले की तरह भीतर घुस गई। क्या हुआ? उसने विमल से पूछा। मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे गोली चली हो। फिर उसकी निगाह फर्श पर पड़े ठाकुर पर पड़ी। तब वह आतंकित स्वर में बोली, विमल, तुमने इसे शूट कर दिया? मैंने नहीं, विमल रिवॉल्वर जेब में रखता हुआ बोला। इसने। नीलम ने मीना की तरफ देखा।